तकरीबन आधे घंटे के बाद सभी लोग स्टेशन पहुंच गए। अर्जुन ने शिवांगी को मेडिसिन दे दी थी, जिसकी वजह से शिवांगी सो चुकी थी। अर्जुन ने शिवांगी को अपने बाहों में उठाया और सीधा स्टेशन के अंदर चला गया। इस वक्त स्टेशन के अंदर काफी ज्यादा भीड़ थी। अर्जुन और उसके सभी साथियों के चेहरे पर इस वक्त मास्क लगा हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन भी दिल्ली जाने वाली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ पहुंची थी। इसलिए अर्जुन और बाकी सभी ज्यादा देर न करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच गए और गाड़ी के अंदर अपनी अपनी जगह को ढूंढकर बैठ गए। नैना और रावनी दोनों ने शिवांगी को सोता हुआ देखा था, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में उन्होंने अर्जुन से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन जब वह रिलैक्स होकर अपनी जगह पर बैठ गए, तब जाकर नैना ने अर्जुन की तरफ देखकर पूछा, जीजू, शिवी को क्या हुआ? वह ऐसे क्यों सो रही है? कुछ नहीं, वह एक्चुअली डॉक्टर ने इसे नींद की दवाई देने के लिए कहा था, लेकिन उसने ली नहीं, तो मैंने बहाने से यह कहकर खिला दी कि पेन किलर की दवाई है, तो बस उसी की नींद की गोली वजह से यह सो रही है। अर्जुन ने कहा, लेकिन नींद की गोली डॉक्टर ने क्यों प्रिस्क्राइब की है? अगले ही पल रागनी ने अर्जुन से सवाल किया। अर्जुन उन दोनों को घूर कर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह दोनों उसकी अपनी पत्नी के लिए इतना पजेसिव क्यों हो रही है। भला वह शिवांगी के लिए बुरा थोड़ी सोच रहा था। उसने जो भी किया था वो शिवांगी के भले के लिए किया था। अर्जुन ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, मैंने उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाली दवा नहीं दी है। नहीं नहीं, हम ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं। हमें पता है आपको शिवांगी की फिक्र हमसे भी ज्यादा है, इसलिए तो हम बेफिक्र है क्योंकि आप उसके साथ है। वरना यह कहकर नैना आगे की बात बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उससे पहले ही अर्जुन उसे गुस्से वाली नजरों से देखने लगा था। रागनी ने अर्जुन की नजरों को देखते हुए तुरंत कहा, लगता है कि हमें काफी देर हो गई है यहाँ पर बैठे बैठे। अब हमें अपनी जगह पर वापस चले जाना चाहिए। शिवांगी भी सो रही है तो हमें भी जाकर आराम करना चाहिए, रागनी ने कहा और नैना का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वहां से दूर ले गई। अर्जुन और शिवांगी, नैना और रागनी अलग अलग सीट पर मौजूद थे। जहां एक तरफ अर्जुन रिलैक्स होकर ट्रेन पर मौजूद था, तो वहीं दूसरी तरफ मास्क मैन को यह खबर मिल चुकी थी कि अर्जुन दिल्ली फ्लैट से नहीं बल्कि बाय रोड जा रहा है। यह खबर भी उसे झूठी मिली थी, क्योंकि अर्जुन के लोगों ने जानबूझकर बाय रोड वाली खबर अपने आसपास के लोगों को बताई थी, ताकि अगर उनके दुश्मनों को उसके बारे में पता चले तो वह लोग रोड का ही पीछा करे, ना कि स्टेशन का। शाम के 5 बजे जब शिवांगी की नींद खुली तो उसने अपने करीब अर्जुन को ही पाया। अर्जुन बेफिक्र होकर अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसे देखकर फिर से शिवांगी अपने अलग ही दुनिया में खो गई। अगर मुझे इसी तरह देखती रहोगी तो फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे मत कहना कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट शादी है और उसमें मुझे तुम्हें टच करने का हक नहीं है। अर्जुन ने यह बात अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा था। अर्जुन की बात सुनकर शिवांगी पूरी तरह से घबरा गई और वह इधर उधर देखने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और शिवांगी की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, गलत कह रहा हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपको इतनी गलत फहमी क्यों है कि मैं आपको देख रही हूँ? यहाँ पर और भी कई चीजें हैं देखने लायक जो मैं देख सकती हूँ। शिवांगी ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए अर्जुन से कहा, रियली ऐसा क्या है जो तुम यहाँ पर देख सकती हो? मैं भी तो जरा जानूं। अर्जुन ने ट्रेन के डिब्बे के चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हुए कहा, बिल्कुल। यह कहते हुए शिवांगी अपनी जगह से उठकर बैठ गई। हालांकि उसके पैर में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी बात को सही साबित करने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। शिवांगी ने ट्रेन के डिब्बे के चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई और हैरानी नजरों से फिर से अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने जब उसे फिर से अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो वह फिर से बोला, अब क्या हुआ? मान लो तुम मुझे ही देख रही थी। बेवजह झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे कैसे मान लूं कि मैं आपको देख रही थी, जबकि मैं तो आपको देख भी नहीं रही थी। अच्छा, तो फिर इस डिब्बे को देखकर तुम फिर मुझे क्यों देखने लगी? अर्जुन ने अगला सवाल किया। वह इसलिए कि हम इस वक्त ट्रेन के अंदर क्या कर रहे हैं? शिवांगी ने कहा, घर जा रहे हैं। अर्जुन ने फिर रिलैक्स होकर जवाब दिया। क्या मतलब घर जा रहे हैं? किसके घर जा रहे हैं? शिवांगी तुरंत बोली, मैं अपने घर जा रहा हूँ और तुम अपने ससुराल। अब भाई मैंने शादी कर ली तो अपने घर वालों को उनकी बहू से तो मिलाना है ना मुझे।
वरना वह कहेंगे कि मैं छुपकर शादी की है आपके घर। पर सच में अचानक से आपको अपने घर जाने का क्या इरादा बन गया? अचानक या फिर प्लान करके घर तो जाना था ना? क्योंकि मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मुझे उन्हें जल्दी से जल्दी यह बताना है कि मेरी शादी हो चुकी है। अर्जुन बोला। तो उसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? फोन पर तो बता सकते हैं ना? शिवांगी को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। वह पहली बार अपनी ससुराल जा रही थी और उसे यह बात बहुत ही अचानक से पता चली। इसके बारे में उसे अंदाजा तक नहीं था। इतना घबरा क्यों रही हो? हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल जाना ही होता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अर्जुन ने काफी रिलैक्स माइंड होकर शिवांगी से कहा। शिवांगी को ससुराल जाने से डर नहीं लग रहा था, बल्कि ससुराल में रहने वाले लोगों से डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ कैसे लोग होंगे, क्या वह उन लोगों में एडजस्ट कर पाएगी। उसने अर्जुन से ज्यादा कुछ नहीं कहा और खिड़की की तरफ अपना मुंह फेर कर शांति से बैठ गई। अर्जुन भी उसके दिल में चल रही उस उलझन को अच्छे से समझ पा रहा था। वह खुद से बोला, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी दीदी भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन इस वक्त उन्हें भी तुम्हारी शादी का कुछ पता नहीं है। अगर उन्हें शादी का पता चलेगा तो वह बेहद ही खुश होगी। दूसरी तरफ चेहरे पर लगाए हुए मास्क मैन ने अपने सभी लोगों से अर्जुन के बारे में पता करने के लिए कह दिया था, लेकिन उसे अभी तक अर्जुन के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। इस वक्त वह एक कमरे में बैठा हुआ था जहाँ पर सिर्फ एक लाल रंग का छोटा सा बल्ब जल रहा था। उस आदमी ने टेबल पर रखे हुए सामानों को फेंकते हुए गुस्से से कहा, आखिर तुम लोग करते क्या रहते हो? क्या मैं तुम लोगों को फ्री बैठने के पैसे देता हूँ जो तुम लोग एक इंसान का पता नहीं लगा पाए? सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो अर्जुन पर 24 घंटे नजर रखी थी, पता नहीं वह मेरी नजरों के सामने से कैसे ओझल हो गया। राका ने अपने बॉस को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त वह काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर उसके जो मास्क लगा हुआ था, उसके बावजूद भी राका अच्छे से समझ पा रहा था कि उसका बॉस इस वक्त कितना ज्यादा गुस्से से पागल हुए जा रहा है। लेकिन वह वहां से जा भी तो नहीं सकता था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस उसे दिल्ली जाने से रोकना होगा। अगर वह दिल्ली पहुंच गया तो राज खुल जाएंगे और शिवांगी और उसे दूर करने का भी इतना गहरा राज मैं खुलने नहीं दे सकता। वरना जो इतने साल तक मेरे हाथ में था वो मेरे हाथों से जाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। वो आदमी चिंता भरी आवाज में बोला। उसकी चिंता भरी आवाज सुनकर राका ने कहा, बॉस, अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो हम एक काम करते हैं। आखिरकार वो लोग गए तो दिल्ली ही होंगे ना, तो हम दिल्ली में जाकर अपना जमावड़ा लगाते हैं। जैसे ही वो लोग हमें दिल्ली में मिलेंगे हम लोग उन पर अटैक कर देंगे, खासकर शिवांगी पर भी। मुद्दा तो शिवांगी का है ना। अगर शिवांगी ही जिंदा नहीं रहेगी तो कहानी कहाँ से शुरू होगी? राका की बात सुनकर वह आदमी बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त शिवांगी का जिंदा रहना बेहद जरूरी है। अगर उसे मारना होता तो सालों पहले जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट में ही मार दिया होता। लेकिन बॉस, आपने उसे मारा क्यों था? राका ने उलझन भरी नजरों से सवाल किया। क्योंकि उसे सच पता चल चुका था और उसे सच का पता चलना यानी कि मेरी इतने सालों की बनी प्लानिंग पर पानी फिरना। इसलिए मैंने उसे जानबूझकर अर्जुन के फोन से गलत मैसेज भिजवाए ताकि वह गलत जगह पर जाए, और ऐसा हुआ भी। वो गलत जगह गई जहां उसे ऐसा लगा कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया है, और वह उस धोखे से बेचैन होकर सड़क पर घूमती रही जहां पर मेरा आदमी ऑलरेडी ट्रक लेकर खड़ा हुआ था। और जैसे ही उसने शिवांगी को मंदिर से बाहर निकलते हुए देखा उसने उसका एक्सीडेंट कर दिया। मुझे लगा था कि वह कोमा में चली जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर उसकी किस्मत ने उसका साथ दे दिया और वह कोमा में जाने की बजाय जिंदा बच गई। मैं उसे अस्पताल में भी मारने गया था, लेकिन अस्पताल जाकर मुझे पता चला कि शिवांगी ने अपनी याददाश्त खो दी है। बस मुझे इसी बात की खुशी थी कि फाइनली उसे वह कुछ भी याद नहीं रहा जो उसने सुना था। इसलिए मुझे भी नहीं लगा कि उसे मार देना चाहिए। पर कुछ दिनों बाद लॉयर आया और उन्होंने बताया कि शिवांगी के नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर दी गई है। यह बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई। इस लड़की के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। इतना अच्छा परिवार ढूंढा, एक अनाथ लड़की को अच्छा परिवार दिया, लेकिन उसका क्या सिला दिया मुझे। मुझे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया।
उन लोगों ने तो उसकी सजा तो शिवांगी को मिलेगी ही ना, आखिर उसकी वजह से तो मुझे इतना सब झेलना पड़ रहा है। यह कहते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी नमी छाई हुई थी। राका अपने बॉस को पहली बार इमोशनल होता हुआ देख रहा था। वो बोला, आज तो बॉस भी इमोशनल हो रहे हैं। लगता है मेरे बॉस के साथ कुछ ज्यादा ही गलत हुआ है, तो फिर हम क्या करें? बॉस, अगर हम उसे मारेंगे नहीं तो आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी। राका ने बॉस से पूछा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त उसका मरना सही ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों बॉस? क्योंकि अगर वह मर गई तो मेरी सारी जायदाद जो उसके नाम पर है वह ट्रस्ट को चली जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कर नहीं सकता। तो फिर क्या करेंगे बॉस? इस वक्त तुम बस उन लोगों का पता करवाओ। आगे क्या करना है वो मैं सोचकर बताता हूँ तुम्हें। यह कहते हुए वह आदमी वहां से चला गया और आका ने तुरंत अपना फोन अपने पॉकेट से निकाला और अपने कुछ लोगों से बात करने लगा। कुछ घंटे बाद ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर आकर रुकी और सभी लोग चेहरे पर मास्क लगाए स्टेशन के बाहर आकर खड़े हो गए। गायत्री ने पहले ही गाड़ियां उन लोगों को ले जाने के लिए भेज दी थी, क्योंकि उसे इतना पता चल चुका था कि अर्जुन घर वापस आ रहा है और साथ ही साथ उसकी बहन भी उसके साथ ही मौजूद है। अर्जुन ने शिवांगी का हाथ कस के पकड़ रखा था। दिल्ली स्टेशन में इस वक्त काफी ज्यादा भीड़ हो रखी थी। अर्जुन नहीं चाहता था कि शिवांगी गलती से भी उस भीड़ में शामिल हो जाए और उसका हाथ उससे छूट जाए। नैना और रागनी भी बेफिक्र होकर आगे चल रही थी, क्योंकि उन्हें शिवांगी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसके साथ उसका खुद का पति था। कुछ देर के बाद ही वह सभी अपने अपने गाड़ियों में जाकर बैठ गए, लेकिन इस वक्त भी शिवांगी के चेहरे पर डर की रेखाएं छाई हुई थी। अर्जुन ने प्यार से शिवांगी के गालों को छुआ और कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ सब लोग अपने ही हैं। वहाँ जब तुम मेरी भाभी से मिलोगी ना, तो सब कुछ भूल जाओगी कि तुम किसी भी अनजान जगह पर हो। शिवांगी ने अर्जुन को कोई जवाब नहीं दिया और वह फिर से बाहर की तरफ देखने लगी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुकी। शिवांगी, अर्जुन, नैना और रागनी सभी के सभी एक साथ गाड़ी से बाहर निकले। ड्राइवर ने सभी लोगों का सामान निकाला और वह सामान लेकर पहले ही घर के अंदर चले गए। बाकी सभी एक साथ धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। इस वक्त अर्जुन और शिवांगी को छोड़कर नैना और रागनी हैरानी से आंखें फाड़ कर अपने चारों तरफ मौजूद दृश्य को देख रही थी। वह इस वक्त गार्डन से निकल रहे थे। उस गार्डन में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। वहां पर गुलाबों के फूल देखकर नैना का मन उसे तोड़ने का किया और वह तुरंत उसे तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, ठीक उसी वक्त उसके कानों में किसी की भारी भरकम आवाज सुनाई दी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? भारी भरकम आवाज को सुनकर नैना के हाथ वहीं रुक गए। उसने धीरे से अपना चेहरा घुमाया और सामने देखा, तो सामने कोई और नहीं बल्कि गायत्री खड़ी हुई थी। गायत्री को देखकर जिस चेहरे के ऊपर कुछ देर के लिए घबराहट और डर आ गया था, वह तुरंत ही छूमंतर हो गई और नैना दौड़ते हुए गायत्री के गले से जा लगी। हेलो दीदी, आई कांट बिलीव दिस कि आप यहाँ पर होगी। गायत्री ने भी नैना का सर सहलाते हुए कहा, बेशक मेरा यहाँ होना कुछ चमत्कार नहीं है। नैना के मिलने के बाद रागनी भी गायत्री से आकर गले मिली, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हैरान वहां पर कोई था तो वह खुद शिवांगी थी, क्योंकि शिवांगी को उम्मीद भी नहीं थी कि वहां पर गायत्री होगी। वह अपनी जगह पर ही जमी हुई थी। गायत्री चलकर शिवांगी के पास आई और उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ? क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी दीदी यहाँ पर होगी? शिवांगी ने अपना सर ना में हिला दिया। शिवांगी को वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि गायत्री उसे वहां मिलेगी। गायत्री ने शिवांगी को गले से लगाया और कहा, मुझे सच में बेहद खुशी हो रही है कि तुम यहाँ आ गई। शिवांगी इतनी ज्यादा हैरान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन गायत्री से क्या ही कहे। कुछ देर तक दोनों बहनें एक दूसरे के गले से लगी रही और जैसे ही वह दोनों एक दूसरे से अलग हुए, अर्जुन ने आगे बढ़कर गायत्री के पैर छू लिए। गायत्री ने अर्जुन के कानों को हल्का सा खींचते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुमने सीवी को सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि उसे कुछ पता नहीं है। भाभी, दर्द हो रहा है, पहले मेरा कान तो छोड़ दीजिए, उसके बाद बता दूंगा। अर्जुन ने जैसे ही कहा, अगले ही पल गायत्री ने अर्जुन के कानों को छोड़ दिया। अर्जुन के मुंह से अपनी बहन गायत्री को भाभी कहता हुआ सुनकर शिवांगी हैरान हो गई और उसे
अर्जुन की कही हुई बात याद आने लगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ सब लोग अपने ही हैं। वहाँ जब तुम मेरी भाभी से मिलोगी ना, तो सब कुछ भूल जाओगी कि तुम किसी भी अनजान जगह पर हो। चलो चलो अंदर चलो, यहीं खड़े रहना है क्या? गायत्री ने कहा और बाकी सभी लोगों को अंदर चलने का इशारा करने लगी। गायत्री का इशारा पाते ही सभी लोग घर के अंदर की तरफ जाने लगे, लेकिन उन सभी के बीच नैना का ध्यान अभी भी बगीचे में लगे हुए गुलाब के फूलों के ऊपर थी। हालांकि नैना वो फूल तोड़ना चाहती थी, लेकिन गायत्री के वहां होने की वजह से उसने फूल तोड़ने का प्लान उसने छोड़ दिया और सभी लोगों के साथ घर की तरफ चल दिए। नैना, रागनी और गायत्री आगे आगे चल रही थी, तो वही शिवांगी अर्जुन का सहारा लिए पीछे धीरे धीरे करके चल रही थी, क्योंकि उसके पैर की चोट अभी भी ठीक नहीं थी। कुछ ही वक्त के अंदर वह सभी लोग घर की चौखट के पास पहुंच गए। नैना, रागनी और गायत्री तो घर के अंदर आ गए, लेकिन जैसे ही शिवांगी घर की चौखट को पार करने वाली थी कि एक आवाज आई और सभी के कानों में गूंजी, रुक जाओ। इस आवाज को सुनते ही शिवांगी के कदम वहीं रुक गए। तो वही अर्जुन भी इस आवाज को बखूबी अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वह भी उस आवाज की तरफ देखने लगा। सामने खड़ा होने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मिसेस शेखावत थी। क्या हमारी बहू का स्वागत ऐसा सादा सिंपल सा होगा? मिसेस शेखावत की बात सुनकर गायत्री अपनी सास की तरफ देखने लगी। उन्होंने गायत्री की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बहू का स्वागत? मैं कुछ समझी नहीं माँ, आप क्या कहना चाहती है? गायत्री के सवाल को सुनकर मिसेस शेखावत ने कहा, वही जो तुम सुन रही हो, इसमें समझने की क्या जरूरत है? तुम्हारी देवरानी आई है गायत्री, तो क्या देवरानी का स्वागत ऐसा सूखा सूखा करोगी? देवरानी? देवरानी का जिक्र सुनकर गायत्री हैरान भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने जब गायत्री की नजर अपने ऊपर महसूस की, तो उसने तुरंत शिवांगी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रही आपकी देवरानी। व्हाट? गायत्री पूरी तरह से शौक में जा चुकी थी। सॉरी भाभी, लेकिन जल्दीबाजी में मैं आपको कुछ बता नहीं पाया, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सरप्राइज से आप सच में बहुत खुश हुई होगी। अर्जुन ने जैसे ही अपनी बात एक्सप्लेन की, गायत्री तो खुशी के मारे फिर से शिवांगी के गले से जा लगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी प्यारी सी बहन अब मेरी देवरानी बनकर आ गई है। सच में अर्जुन, यह तो बहुत ही सुंदर सरप्राइज था, जिसकी उम्मीद मैं कभी सपने में भी नहीं कर सकती थी। गायत्री बोली, तो अब बताइए बड़ी बहू रानी, क्या अपनी देवरानी का स्वागत सूखा सूखा करोगी क्या? मिसेस शेखावत ने फिर से एक बार गायत्री से कहा। गायत्री ने इस बार अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर अच्छे से बांधते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। मेरी देवरानी पहली बार अपने ससुराल आई है, तो उसका ससुराल में स्वागत बहुत अच्छे से होगा। अगले ही पल अर्जुन और शिवांगी की तरफ देखते हुए गायत्री ने कहा, तुम लोग बस कुछ देर इंतजार करो, मैं अभी आई। यह कहते हुए गायत्री घर के अंदर चली गई। जैसे ही गायत्री अंदर गई, शिवांगी ने अर्जुन की तरफ घूरकर गुस्से से देखा और कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप दीदी के देवर हैं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। अर्जुन ने काफी कैजुअली जवाब दिया, क्या मतलब मैंने कभी पूछा नहीं? मुझे क्या पता था कि आप मेरी गायत्री दीदी के रिश्तेदार होंगे, बल्कि आपको तो सब कुछ पता था ना, उसके बावजूद भी आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। यह बोलते हुए शिवांगी के चेहरे पर गुस्से की रेखाएं उभरी हुई थी। अर्जुन ने शिवांगी को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स हो जाओ, मैं बस भाभी को सरप्राइज देना चाहता था, और खास करके तो तुम्हें। मुझे शिवांगी कंफ्यूजन से अर्जुन से पूछने लगी, आखिरकार तुम भी तो अपनी दीदी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती थी, और यह मौका तो तुम्हारे लिए सोने पर सुहागा जैसा हो गया ना। आखिरकार उनके देवर के साथ तुम्हारी शादी हो गई, जिसके कारण अब तुम्हें हमेशा हमेशा उनके पास रहना होगा। अर्जुन ने कहा। अर्जुन की बात कहीं न कहीं बिल्कुल सही थी। शिवांगी की जिंदगी में उसके दोस्तों के अलावा अगर कोई था तो वो थी गायत्री, जिसके साथ वो अपने हर एक सुख दुख को साझा करती थी। लेकिन उसके सुख दुख में उसने कभी भी आर्य के बारे में गायत्री को नहीं बताया, जिसकी वजह से गायत्री को शिवांगी के जिंदगी में आर्य की मौजूदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ देर के बाद गायत्री अपने हाथों में आरती की थाली लिए घर की चौखट के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पीछे दो नौकर खड़े हुए थे, जिनके हाथों में चावल से भरा हुआ कलश था, तो दूसरे के हाथ में आलता की थाली। गायत्री ने मुस्कुराते हुए अर्जुन और शिवांगी की आरती उतारी और माथे पर तिलक लगाया। अगले ही पल उसने
दोनों नौकरों की तरफ देखा और तुरंत चावल से भरा हुआ कलश और आलता की थाली रखने के लिए कहा। शिवांगी ने अपनी बहन की तरफ देखा और चावल से भरे हुए कलश को हल्के से गिरा दिया, लेकिन उसके पैर में इस वक्त पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वह आलता में पैर नहीं रख सकती थी। गायत्री ने अपनी सास मिसेस शेखावत की तरफ देखा तो मिसेस शेखावत ने कहा, घबराने की क्या बात है? अगर हमारी बहू इस रस्म को पूरा नहीं कर सकती तो इस रस्म को पूरा करने में हमारे साहबजादे मदद कर सकते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन अपनी माँ की तरफ हैरान भरी नजरों से देखने लगा। मेरी तरफ इस तरह से क्या देख रहे हो? खुद देख रहे हो ना, शिवांगी के पैर में चोट लगी हुई है और आलता की रस्म तो जरूरी है, इसलिए उसे गोद में लो और अंदर प्रवेश करो। क्या ये सब मैं करूँगा? अर्जुन हैरानी से अपनी माँ से कहने लगा। मिसेस शेखावत ने कहा, तुम नहीं तो और क्या, मैं किसी और को बुलाकर लेकर आऊं इस रस्म के लिए? शिवांगी के पति तुम ही हो ना, कोई और तो नहीं जो यह रस्म आकर पूरा करेगा। अर्जुन तो अपनी माँ को काफी उलझन भरी नजरों से देख रहा था। उसकी माँ हमेशा उसके पीछे शादी के लिए पड़ी रहती थी, लेकिन आज जब वह शादी करके आ चुका था तो उसके पीछे अब शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए पड़ी हुई थी। वह अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ आप हमेशा मुझे शादी करने के लिए कहती रहती थी और अब मैंने आपका इतना बड़ा सपना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है। उसके बाद आपको यह रस्म जरूरी है करवाने। जब शिवांगी का पैर ठीक हो जाएगा तो उस वक्त करवा लीजिएगा यह सब रस्में। वह तो मैं करवाऊंगी ही, क्योंकि तुझे देखकर लग रहा है कि तूने शादी प्रॉपर तरीके से की भी नहीं है। देखो ना, बहू के मांग में ना तो सिंदूर है और ना ही गले में मंगलसूत्र। सिर्फ वही कोर्ट मैरिज कर ली होगी। जैसे कि 24 घंटे मुझे सुनाता रहता था कि जब मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। मैं सही कह रही हूँ ना शिवांगी? मिसेस शेखावत ने आखिरी की लाइन शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा। शिवांगी ने तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। आखिरकार वो भला झूठ क्यों बोलती? वाकई में हुआ भी तो कुछ ऐसा ही था। उनकी शादी 7 फेरे, मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ नहीं, बल्कि कोर्ट मैरिज हुई थी। देखो अर्जुन, अगर तुमने यह सब रस्में पूरी नहीं की तो मैं बहू के हाथों की छाप घर के दरवाजे पर लगवाने के बाद उसे तो अंदर ले आऊंगी, लेकिन तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए सोच लो तुम्हें क्या फैसला लेना है। मिसेस शेखावत ने इस बार धमकी भरे लहजे में अर्जुन से कहा। लेकिन माँ, अगर आप छाप लगवा ही रही है तो फिर मुझे अंदर आने को क्यों रोक रही है? क्योंकि यह छाप मैं मंदिर में लगवाने वाली हूँ। अगर तुमने यहाँ की रस्म पूरी नहीं की तो मुझे मजबूरन वह छाप यहाँ पर लगवानी पड़ेगी। इसलिए कह रही हूँ, सोच लो तुम्हें क्या करना है। सारी रात और दिन घर के बाहर रहना है या फिर इस छोटी सी रस्म को पूरा करना है? मिसेस शेखावत बोली।